हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की हमारी क्लास में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नए संसद भवन के बारे में। वैसे पिछले कक्षा में हम बात कर रहे थे कि विश्व के 8 अजूबों में 8वां अजूबा कौन सा शामिल किया गया है। पहले विश्व के 7 अजूबे हुआ करते थे, विश्व में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ते थे। हाल ही में अंकोर वाट में जो मंदिर है इसको 8वें अजूबे के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में हमको शुरू करना था भारत में जो पिछले साल नए संसद का इनाग्रेशन हुआ है, इसमें एक हमारे परीक्षा के हिसाब से कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे चर्चित स्थलों में दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, ठीक है, इसको 8वां अजूबा के रूप में शामिल किया गया है। विश्व के 7 अजूबों में कौन कौन से शामिल हैं, तो एक तो आगरा का ताजमहल आपको पता है, एक तो ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में है, क्राइस्ट का एक स्टैचू है। इसके अलावा रोम में एक कोलोसियस करके ये कह सकते हैं कि स्टेडियम टाइप का बिल्डिंग है, और मैक्सिको में एक जगह है चिचेन इट्ज़ा। ठीक है, इसके अलावा बीजिंग चाइना में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये हम सभी को पता है। पेरू में एक जगह है माचू पिचू, इसको, और लास्ट में जॉर्डन में एक एरिया है, इसको नाम दिया गया पेट्रा। इन सभी को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से हम जानते थे। 8th वंडर है कंबोडिया अंकोर वाट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इमेजेस के फॉर्म में देखते हैं कि कौन से 7 वंडर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ताजमहल, ये तो आपको पता ही है, ताजमहल आप सभी ने कहीं ना कहीं इमेज में एटलीस्ट देखा ही होगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी आपको पता है। ठीक है, चीन की एक बॉर्डर जैसी दीवार, काफ़ी ऊंची दीवार। ठीक है, ये पहाड़ी एरिया में बनी हुई है एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से। पुराने जो किंगडम हुआ करते थे, पुराने राजा महाराजा होते थे, उन्होंने बनवाया हुआ था। इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सैटेलाइट जो दूर खड़ी है वहाँ से भी इसकी इमेजेस बिल्कुल क्लियर देखी जा सकती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जो हमने सैटेलाइट लॉन्च की हैं वहाँ से भी ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसको भी बड़ी बहुत ही मतलब क्लियरिटी के साथ देखा जा सकता है। ठीक है, ये इतनी विशाल संरचना है। इसके बाद में नेक्स्ट है पेट्रा जो है वो पहाड़ों पर की गई कार्विंग है। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी नक्काशीदार सजावटी इमारतें बनाई गई है, इसको पेट्रा कहा जाता है। और एक है जीसस क्राइस्ट की मूर्ति। ठीक है, क्राइस्ट की जो मूर्ति है इसको भी 8 अजूबों में शामिल किया गया है। इसके अलावा माचू पिचू, ये जो माचू पिचू एरिया है ये एक कह सकते हैं कि सीताडेल हुआ करता था। सीताडेल कहने का मतलब है कि एक दुर्गीकृत क्षेत्र हुआ करता था, जो उस समय जो सिविलाइजेशन रही होगी वहाँ पे ये जो माचू पिचू था ये एक ऐसा एरिया हुआ करता था जहाँ पे समाज के बहुत ही वरिष्ठ और समृद्ध लोग रहा करते थे। ठीक है, इसके अलावा चिचेन इट्ज़ा क्या है, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। चिचेन इट्ज़ा, यहाँ पे एक जो गीज़ा का पिरामिड है वैसा ही टाइप का एक संरचना हम देख सकते हैं। वैसे चिचेन इट्ज़ा में काफ़ी सारी संरचनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, ये भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक बेहतरीन नमूना है, जहाँ पे काफ़ी सारे एक बहुत बड़े एरिया में काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये है आपका चिचेन इट्ज़ा। नेक्स्ट है कोलोसियस। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोलोसियस है, ये कोलोजियम जो है आपका आज के टाइम पे जो स्टेडियम होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये कोलोसियस या कोलोजियम जो है वो उस टाइम के स्टेडियम जैसा हुआ करते थे। और इसका जो पुराने टाइम का जो इमेज है ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़े एरिया में सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता था। और इसका जो एक लेटेस्ट इमेज आप देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, कोलोजियम या कोलोजियस, अलग अलग जगहों पे इसके नाम अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विश्व के 7 अजूबे। इसके अलावा 8वें अजूबे के रूप में कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है इसको शामिल किया गया है, और ये उसका एक बेसिक लेआउट है अंकोर वाट मंदिर का। ठीक है,
तो आप इसके बारे में चाहें तो एक एक साइट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। फिलहाल हम इसके आगे अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नए संसद भवन के बारे में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो कुछ डेट्स दिए गए हैं, जहाँ पे इसके शिलान्यास की तिथि और इसके उद्घाटन की तिथि, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 10 दिसंबर 2020 का जो तिथि है, ये लगभग कोविड के टाइम वाला समय है और कोरोना के समय जब इसका शिलान्यास किया गया था, तब विपक्षी दलों ने इसका खूब विरोध किया था कि देश में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है और जो सरकार है उस समय इन चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो एक बहस का मुद्दा था कि क्या भारत को एक नए संसद की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है, और इस पर खूब डिबेट हो सकता है कि सरकार ने इस पर पैसे खर्च किए हैं, वो पैसे कहीं और लगाए जा सकते थे। ये सारी चीज़ें एक अलग डायरेक्शन में ले करके चली जाएंगी पूरे मुद्दे को। लेकिन इस समय जो नए संसद भवन में कार्य शुरू हो चुका है, नए संसद भवन में जो बैठकें हैं वो कार्यवाही जो शुरू हो चुकी है, और इसका जो उद्घाटन है 28 मई 2023 को किया गया था। जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी से जस्ट लगा हुआ एक ट्रायंगल शेप में ये एक हमारा जो नया पार्लियामेंट है इसको ड्रॉ किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसका शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को और इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। इसकी जो पहली बैठक है 19 सितंबर 2023 को हुआ है, और इसके जो वास्तुकार हैं ये हैं विमल पटेल के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें खास चीज़ क्या है, हमारी जो पुरानी संसद है वहाँ पर आज के समय में हमारे यहाँ टोटल 550 जो सांसद हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सांसद हैं, और इन दोनों की अगर सामूहिक बैठक करनी हो तो ये जो सामूहिक बैठक है लोकसभा में होती है। इन दोनों को मिला करके कभी कभी स्ट्रेंथ जो है वो, अब क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो सांसदों की संख्या है वो देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जनसंख्या जैसे ही जो नए जनगणना का डेटा आएगा उसके बाद संभावना यही रहेगी कि संसद चाहे तो सांसदों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो उसी अनुपात में बढ़ती गई है। लेकिन हम अभी भी 1971 की जनगणना के हिसाब से ही अपने यहाँ सांसदों की संख्या को फिक्स किए हुए हैं। अगर भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो सभी को क्या एक जगह एकोमोडेट कर पाना, उनको बैठा पाना संभव होगा? तो इसकी संभावना कम थी, क्योंकि ये जो एरिया थे वो अब छोटे पड़ने लगे थे वर्तमान में जो बढ़ती संख्या है सांसदों की उसको देखते हुए। तो अब जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें टोटल लोकसभा के लिए 888 मेंबर्स की सिटिंग कैपेसिटी है और राज्यसभा के लिए 384 मेंबर्स की सिटिंग कैपेसिटी है। इस संसद भवन को बनाने के लिए टोटल 862 करोड़ रुपए का खर्च आया था, और यहाँ पे जो इसका आकार है वो किस तरीके से है, ये त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विशेष चीज़ें क्या है? इसमें सबसे विशेष है जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हमारे सांसदों ने प्रवेश किया था उसी समय यहाँ पे एक सिंगोल नाम का एक स्टिक जो है वो प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया था। ठीक है, ये जो सिंगोल है ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। ठीक है, ये जो सिंगोल है ये तमिल शब्द सेम्मई से बनाया गया है। इसका अर्थ होता है नीति परायणता या नीति के अनुसार किया गया शासन। अब ये सिंगोल क्या चीज़ है इसको बस एक बार आप यहाँ पे इमेजेस में चाहे तो देख सकते हैं। सिंगोल क्या चीज़ है? ये इस तरीके का एक स्टिक है, ये एक स्टिक है जिसको कि संसद भवन में रखा गया है। ठीक है, ये एक पूरी एक स्टिक है इस तरीके की, इसको कहा जाता है सेंगोल। ठीक है, ये है सेंगोल, प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया था। और यही जो सेंगोल है इसको लेकर भी काफ़ी विवाद उठा था कि ये जो सेंगोल है वो प्रधानमंत्री जी को धारण न करके राष्ट्रपति जी को दिया जाना था। ये भी एक अलग से विवाद का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सिंगोल क्या चीज़ है ये आपको इस इमेज में समझ में आ रहा होगा।
ये एक स्टिक है, इसको सिंबॉलिक रूप से जो दक्षिण भारत के राजवंश थे वो सत्ता हस्तांतरित करते समय अपने आगामी जो उत्तराधिकारी होते थे उनको दिया जाता था। ठीक है, ये जो स्टिक है वो आपके रूल या रूलर का प्रतीक है कि किस व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, इसको दर्शाता है यह सेंगोल। ठीक है, नेक्स्ट, इसी दिन जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उसी समय मोदी जी ने एक सिंबॉलिक तौर पे 75 रुपए के सिक्कों का भी अनावरण किया था, मतलब 75 रुपए के सिक्के जारी किए थे। अब सेंगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यह एक शाही शक्ति का प्रतीक है, इसे राजदंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किंग्स स्टिक के नाम से इसको जाना जाता है। इसे किसने बनाया था? तो जब पुराने जो समय में इसे मद्रास के एक सुनार बुमुदी बंगारू चेट्टी ने इसको बनाया था। ठीक है, और चोल साम्राज्य में शासन के दौरान जो दूसरे शासक होते थे वो जब शासन हस्तांतरित करते थे अपने वंशजों को, तब ये जो सेंगोल है इसको ट्रांसफ़र किया करते थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो यही जो सेंगोल है अंग्रेज़ों ने भारत को सौंपा था। ठीक है, किसको सौंपा था, किसको दिया गया था? उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसको सौंपा गया था यही सेंगोल। ठीक, 14 अगस्त 1947 को। ठीक, तो यह आज़ादी का भी प्रतीक है और शक्ति का या सत्ता का भी प्रतीक है सेंगोल। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल। यूनेस्को क्या चीज़ है? तो मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। UNESCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर को सहेजने के लिए एक संस्था, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, वैश्विक स्तर या इंटरनेशनल बॉडी है कह सकते हैं। ये जो संस्था है सभी देशों के एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल चीज़ों को सहेजने का काम करती है और यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको सहेजने के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो यूनेस्को है हर साल दुनिया भर से कुछ स्थानों को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल करता है और इसी सीरीज़ में भारत के भी कुछ स्थानों को यहाँ पे शामिल किया गया है। 2023 तक, सितंबर 2023 में भारत के 2 स्थानों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, सितंबर 2023 में 2 स्थानों को शामिल किया गया है और इसी के साथ कुल 42 साइट्स हो गई हैं भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर में। ठीक है, भारत में टोटल 42 स्थान हो चुके हैं। 41वां स्थान कौन सा था? 41वां स्थान है शांति निकेतन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन स्थापित किया था पश्चिम बंगाल में। और 42वां स्थान है होयसल वंश के जो मंदिर हैं कर्नाटक में, ये जो है वो 42वें यूनेस्को साइट्स के रूप में भारत में शामिल किए गए हैं। शांति निकेतन और होयसल साम्राज्य के मंदिरों का एक समूह है कर्नाटक में। ठीक है, इन दोनों को शामिल करने के बाद में पहले 40 हुआ करते थे, इन दोनों को शामिल करने के बाद में अब भारत में 42 विश्व विरासत स्थल हो चुके होंगे। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के टोटल 42 स्थान शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल स्थान। इसको चाहें तो इसका स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरकाशी सुरंग हादसा। अच्छा, ये जो है महत्वपूर्ण है, उत्तरकाशी सुरंग हादसा। ये जो हादसा है ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड में एक कंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं कि टनल खोदने के दौरान, टनल बनाने के दौरान, सुरंग बनाने के दौरान हुआ हादसा है। ठीक, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा। ये हादसा जो है वो 12 नवंबर 2023 को हुआ है और इस हादसे में जो फाइनली जो फंसे हुए लोग थे उनको 17 दिनों के बाद 28 नवंबर को बाहर निकाला जा सका था। 12 नवंबर 2023 को सुरंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान सुरंग का एक हिस्सा जो है वो ढीली मिट्टी की वजह से ढह गया और 41 मजदूर इसके अंदर ही फंस गए थे। ये जो एरिया था ये सिलक्यारा और बड़कोट के बीच बनाया जा रहा एक सुरंग का हिस्सा था। ठीक, इस पूरे ऑपरेशन को, ये जो पूरा बचाव या रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसको नाम दिया गया सिलक्यारा टनल ऑपरेशन। ठीक है, सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम और बहुत से सरकारी अधिकारी इस पूरे बचाव अभियान में दिन रात जुटे रहे थे। ठीक,
ये जो एरिया था ये यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है और जो गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट है चार धाम कनेक्ट करने के लिए, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, इस परियोजना का हिस्सा है यह टनल या यह सुरंग। ठीक, इसको आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ हादसा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुआ यह हादसा है, जिसमें कि एक टनल या सुरंग बनाने के दौरान सुरंग का एक हिस्सा जो है वो कमज़ोर होने की वजह से ढह गया था और काफ़ी सारे मजदूर इसके अंदर फंस गए थे। ठीक है, 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था और 28 नवंबर तक सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। टोटल 41 मजदूर इसके अंदर फंसे हुए थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में बसा हुआ एक राज्य है। ठीक है, मणिपुर इसकी राजधानी क्या है आप बताएंगे, और 7 सिस्टर्स में मणिपुर के अलावा कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी आप बताएंगे। मैंने ज्योग्राफी की क्लास में ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। इसकी मणिपुर हिंसा का जो बैकग्राउंड है वो अगर आप देखें तो दो कम्युनिटी के बीच में आपस में जो वैचारिक मतभेद हैं वहीं से इस हिंसा की शुरुआत कह सकते हैं। एक्चुअली में कुकी-जो और एक है मैतेई कम्युनिटी, इन दोनों के बीच कुछ चीज़ों को लेकर के विवाद चल रहा था। मैतेई जो वहाँ की जो लोकल हिंदू समूह है, ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए अपील कर रही हैं वहाँ की सरकार से, और कुकी तथा नागा जो वहाँ की पुरानी ट्राइब्स हैं ये लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। यहीं से इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने शुरू हुए और धीरे धीरे यह पूरा मामला इतना बढ़ गया कि अब दोनों समुदाय के बीच में हिंसात्मक झड़प होने की शुरुआत हो गई थी। हिंसा की शुरुआत होती है 3 मई 2023 से और वर्तमान में अगर देखें तो जनवरी 2024 तक यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल है, पर अभी भी इस केस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। इस पूरे हिंसात्मक घटनाओं की शुरुआत होती है चूराचांदपुर जिले में। ठीक है, चूराचांदपुर जिला मणिपुर से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पे कुकी और मैतेई ये दोनों कम्युनिटी का नाम, इन दोनों समुदाय का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। एग्जाम में सीधा सीधा और सिंपल सा सिर्फ इतना सा प्रश्न पूछ सकता है कि मणिपुर हिंसा में कुकी और किस जनजाति के बीच में संघर्ष शुरू हो रहा था। ठीक है, और मणिपुर की 3-4 जातियों के नाम आपको दे देगा। तो याद रखिएगा कुकी और मैतेई इन दोनों जनजातीय समूह के बीच में यहाँ पर आपसी संघर्ष हो रहा है। इसी को ही मणिपुर हिंसा के नाम से हम जान रहे हैं। वर्तमान में इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किस तरीके से वहाँ पर जांच, जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक विशेष जांच दल गठित किया गया है और अभी तक इसमें क्या क्या प्रोग्रेस है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस छोटी सी चीज़ है, मणिपुर हिंसा में 2 एथनिक ग्रुप्स आपस में भिड़ गए हैं, एक है कुकी और एक है मैतेई, इतना याद रखिएगा। बाकी की चीज़ें चाहे तो आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ सकते हैं, पर परीक्षा में जितना टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे उतना बेहतर तरीके से आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे या फिर वहाँ पर जवाब को टिक टिक कर पाएंगे। ठीक है, मणिपुर, इसकी कैपिटल मैंने आपसे पूछा था, इम्फाल है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और यहाँ पे राज्यपाल, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, तो ये बेसिक 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में इस वर्ष मतलब दिसंबर 2023 तक कौन कौन सी चीज़ों का लोकार्पण किया गया है, इनको ज़रा फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले है मिनी बुलेट ट्रेन। हमने बुलेट ट्रेन के बारे में देखना शुरू किया था। अब ये मिनी बुलेट ट्रेन क्या है? बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई से अहमदाबाद या मुंबई से महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में चलने वाला है। ये मिनी बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रहा है? यह चलाया जाएगा दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के बीच में। ठीक, ये जो मिनी बुलेट ट्रेन है इसकी गति 160 किलोमीटर्स पर आवर हो सकती है और इसको 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट भारत मंडपम। भारत मंडपम क्या है? यह नटराज की प्रतिमा है और इसे बनाया गया है
इसके मूर्तिकार रहे हैं राधा कृष्णन। ठीक है, ये वो वाले राधा कृष्णन नहीं है, ये अभी लेटेस्ट इस मूर्ति को जो बनाया गया है इस राधा कृष्णन की बात हो रही है। ठीक है, और इसको कहाँ पर रखा गया है, तो भारत मंडपम दिल्ली में। यह जो मूर्ति है 28 फीट ऊंची और 20 टन वजनी यह मूर्ति है। सिंपल सा एक प्रश्न पूछेगा कि भारत मंडपम किस मूर्ति से संबंधित है, और 3-4 मूर्तियों के जो फेमस मूर्ति हैं हिस्ट्री में उनका नाम दे देगा, और यहाँ पर किसकी मूर्ति से संबंधित है, नटराज की मूर्ति। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य पता है आपको, शंकराचार्य जो है वो एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि धर्मगुरु रहे हैं भारत में, और इनकी जो इनके जो दर्शन हैं वो भी बहुत फेमस हैं। ठीक, तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी एक प्रतिमा को कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकार्पण के लिए, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में इसका लोकार्पण किया गया है। ये जो प्रतिमा है 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है। जनरली यहाँ पर जो लागत है वो परीक्षाओं में बहुत रेयर केस में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस पेपर्स आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ की लागत, किसी भी नए मॉन्यूमेंट की लागत के बारे में प्रश्न नहीं पूछता। जनरली कई बार उसकी साइज़ वगैरह के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि जब सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई थी तो उनकी जो डायमेंशंस थे और एरिया कहाँ पर उसको बनाया गया है इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। कितने करोड़ खर्च हुए हैं इसके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। नेक्स्ट है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। ठीक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में स्वामी नारायण को समर्पित एक मंदिर बनाया गया है। ठीक है, यह 185 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। कब इसका उद्घाटन किया गया है, 5 अक्टूबर 2023 को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया गया है, स्वामी नारायण को समर्पित है और 185 एकड़ में यह मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ये महत्वपूर्ण है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर व द्वारिका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ। यशोभूमि महत्वपूर्ण है, बाकी ये जो मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए G20 नाम का एक इवेंट होता है। ठीक, अब ये G20 क्या है और क्यों इसका कहाँ इसका बैठक होता है और इस साल इसकी बैठक कहाँ हुई है, ये सारी चीज़ें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। G20 2023 यह 18वां एडिशन था। जब से शुरू हुआ है तब से इसका 17 बार इसका आयोजन हो चुका है। यह 18वां एडिशन था जब 2023 में बैठक हुआ है। सितंबर 2023 में इसकी बैठकें हुई है और भारत को इसकी अध्यक्षता प्राप्त थी। ठीक है, मतलब नई दिल्ली भारत में इसकी बैठकें संपन्न हुई है। इस पूरी बैठक का G20 की जो बैठक हुई है उसका जो थीम है वो क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। अब ये महत्वपूर्ण है, थीम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लास्ट ईयर की कुछ परीक्षाओं में थीम बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं कि इस मीटिंग का थीम क्या था या लोगो क्या था, ठीक है, या किस शेरपा कौन थे, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे G20 मीटिंग से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस बैठक का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, इसका मोटो था कमल का फूल, और इसमें शेरपा कहने का मतलब है लीडर, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, अमिताभ कांत। ठीक, और इसी G20 के दौरान एक जो एरिया बनाया गया था इसको कहा जाता है भारत मंडपम। भारत मंडपम नई दिल्ली में बनाया गया था जुलाई 2023 में। ठीक है, और यहीं पर नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक, इसके मूर्तिकार कौन है, राधा कृष्ण, और यह चोल साम्राज्य के जो नटराज की मूर्ति है उससे प्रेरित है। ठीक है, यह अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा है। बस ये कुछ बिंदु हैं भारत मंडपम के बारे में, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से जब G20 की बैठक हुई है तो इसमें
G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 देश हैं वहाँ पे। तो इस G20 में सदस्य देशों में कौन कौन शामिल है। अब आपको ये याद रखना है कि G20 में कौन शामिल है या नहीं है ये तो दूर की चीज़ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भारत इसमें शामिल है या नहीं है ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इसमें सारे के सारे नाम याद हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। G20 के सदस्य देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत इसका सदस्य है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, चीन, जापान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, टर्की, रूस, सऊदी अरब, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अफ्रीका। ये 20 इसमें से कह सकते हैं कि 19 जो देश हैं और यूरोपियन यूनियन यह कुछ देशों का समूह है। ठीक है, तो ये जो 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिला करके 20 कह सकते हैं कि यूनिट्स हैं इसमें, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इन सभी के समूह को हम G20 के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो लेटेस्ट ग्रुप में ऐड होने वाले सदस्य हैं वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद वैसे इसको G21 कहना चाहिए, लेकिन अभी भी इसका नाम G20 ही रखा गया है। ठीक, अफ्रीकन यूनियन के बारे में अगर देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित देश हैं इसके ग्रुप में, और इसमें 55 देश शामिल हैं। बाकी इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, इस G20 मीटिंग में जो क्षेत्रीय संगठन है आसपास के, इनको आमंत्रित किया गया था। इसमें अगर देखें तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है इसके बारे में पहले जब ये बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था, उस समय इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अभी इस समय इन सभी की रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली घोषणा पत्र। इसी G20 मीटिंग के दौरान कुछ घोषणाएं की गई हैं, उसको दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। और दिल्ली घोषणा पत्र की प्रमुख बिंदु क्या थे इसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि सतत विकास लक्ष्य को, मतलब सतत विकास लक्ष्य कहने का मतलब है विकास का ऐसा तरीका जिसमें कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो भी भविष्य के लिए बचे रहें और पर्यावरण को भी नुकसान न हो, साथ ही हम एक बेहतर तरीके से एक बेहतर ग्रोथ रेट को अचीव कर पाएँ। इसको सतत विकास कहा गया है और इसके लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं लक्ष्य के अधीन हम वन फ्यूचर अलायंस, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण, इस थीम पर हम काम करेंगे। यही G20 का एक घोषणा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ स्टेटमेंट्स बड़े ही जनरल टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखेंगे, जो कि बिल्कुल कॉमन टाइप के पॉइंट है। तो इस तरीके के लगभग 15-20 पॉइंट्स का एक घोषणा था जिसको कि दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से वन लाइनर एक क्वेश्चन पूछा जाए इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे कि G20 कहाँ पे हुआ है, भारत इसका सदस्य है या नहीं है, G20 की स्थापना कब हुई है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन G20 में नई दिल्ली घोषणा पत्र में इस बिंदु पर चर्चा हुई है या नहीं हुई है, इस तरीके के एजेंडा बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे G20 से संबंधित मिशन और ऐप भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसकी अध्यक्षता के बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट जो अध्यक्षता है, जो 19वां एडिशन है, वो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 18वां एडिशन दिल्ली में आयोजित किया गया है, 19वां एडिशन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा, ये चीज़ याद रखने की है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो बैठकें हैं, शेरपा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें वित्त कार्य समूह की बैठकों के बारे में, अच्छा, वित्त कार्य समूह की बैठक में एक लोकेशन महत्वपूर्ण है, इसकी वजह से ये पूरा इवेंट और इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पे वित्त कार्य समूह की बैठक बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। इसका आयोजन हुआ था, इस समूह की बैठक का आयोजन किया गया था रायपुर में सितंबर 2023 के आसपास। ठीक है, इसमें भारत और ब्रिटेन ने मिलकर के इस पूरी बैठक की अध्यक्षता की थी और यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने किया था, तो चांदनी रैना ने
भारत की तरफ से इस मीटिंग की अध्यक्षता किया था और ब्रिटेन की तरफ से सैम बैकेट ने, ठीक है, भारत की चांदनी रैना ने और इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सैम बैकेट ने इस बैठक की वित्तीय कार्य समूह की बैठक का अध्यक्षता किया था, ठीक है, सितंबर 2023 में रायपुर में आयोजित हुआ था। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं ये महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित की गई थी, ठीक है, अदरवाइज ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। नेक्स्ट है G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजानंद यादव ने G20 सम्मेलन से पहले 10,000 फीट ऊंचाई पर G20 का झंडा फहराया। G20 का झंडा फहराया इन्होंने आसमान में, ठीक है, गजानंद यादव। नेक्स्ट है G20 स्वागत के समय बैकग्राउंड में कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र तथा रात्रि भोज के समय बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय को इसका जो फोटो है वो रखा गया था। खैर ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्यों में आप वित्त कार्य समूह की बैठक के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, रायपुर में आयोजित हुआ है करके इसका महत्व है, अदरवाइज महत्व नहीं रहता। और लास्ट में ये गजानंद यादव जी ने आसमान में G20 का झंडा फहराया था। नेक्स्ट, अभी तक हम जो सम्मेलन पढ़ रहे थे इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा इसको मैं यहीं पे बताते चलूँगा, जैसे कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 स्किप कर सकते हैं, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 ऐसे प्रश्न भी कभी पूछे नहीं गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन साइंस एंड टेक पर आधारित यह प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार क्वांटम कम्युनिकेशन बेस्ड सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये जो सम्मेलन है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी ये पहला एडिशन था इस मीटिंग का। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन के बारे में पूछा गया है, बार्सिलोना स्पेन में 2023 का एडिशन रखा गया था। वर्ल्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये महत्वपूर्ण है, स्टार्टअप इंडिया से संबंधित है। स्टार्टअप इंडिया का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि कब से शुरू हुआ था, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, किस किस तरीके की स्कीम चलाई जाती हैं, कौन से इसमें लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब चीज़ बेसिक जानकारी वाली चीज़ें हैं। वो इतना पता होना चाहिए कि आपको 4 जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आप एक ऑप्शन टिक कर सकें, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023, ठीक। अब यहाँ पे इस इवेंट का आयोजन किसने किया था, इसका आयोजन किया था DPIIT ने, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा यह आयोजन किया गया था, ठीक है। और जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है कि यह व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, साथ ही उसमें इनोवेशन मतलब नए नए तरीके ईजाद करने के लिए यह इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया था, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का, ठीक है। कब आयोजन किया गया था, जनवरी 2023 में। इसके अलावा भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023, यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इस साल 108वां एडिशन था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, और इसका आयोजन किया गया था संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2023 में। इसमें महिला सशक्तिकरण और विकास के संबंधित
बातें की गई हैं और साइंस एंड टेक को बढ़ावा देने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के लिए इसमें यह एजेंडा में शामिल रहा है। इसके अलावा भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस 2023 छोड़ सकते हैं। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर आयोजन स्थल याद रखिएगा, कॉफ़ी उत्पादन और कॉफ़ी के व्यापार से संबंधित यह सम्मेलन है, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023। बेंगलोर कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, एशिया में पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसके पहले अमेरिका और अफ्रीका, इन देशों में इसका आयोजन ज़्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई सम्मेलन, छोड़ सकते हैं। वैसे याद रखना चाहें तो बस भारत इसका आंसर है। ग्लोबल एआई सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक बैठक है, भारत में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है किसान अधिकार वैश्विक संगोष्ठी। किसान अधिकार वैश्विक संगोष्ठी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन, इसके बारे में याद रखिएगा। आसियान भारत के आसपास कुछ देशों का ग्रुप है, इसको आसियान के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन किया गया था जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत आसियान सम्मेलन। भारत आसियान सम्मेलन, आसियान का वह सम्मेलन जिसमें कि भारत भी शामिल है। ठीक है, इसका आयोजन कब किया गया है? इसका आयोजन जब भारत में किया जाता है तो इसको भारत आसियान सम्मेलन कह दिया जाता है। आयोजन दिल्ली में ही होता है सामान्यतः, और यह आयोजित किया गया था सितंबर 2023 में। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें कि इनके नाम के इनिशियल्स को लेकर के ही ब्रिक्स नाम पड़ा है, जिसमें कि बी फॉर भारत, आर फॉर रूस, सी फॉर चाइना, आई फॉर यहाँ पे बी से यहाँ पे ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जिनके नाम के इनिशियल्स को लेकर के ब्रिक्स बनाया गया है। इस बार इसका आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ब्रिक्स का कौन सा एडिशन था, ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में किया गया था और इसमें 5 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ है और इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व भर में जहाँ जिन देशों में हिंदी बोली जाती है या हिंदी के जो प्रसिद्ध हिंदी भाषा को पे काम करने वाले जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनका यह सम्मेलन है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? नाडी। कहाँ पर है? फिजी में। फिजी या नाडी में इसका आयोजन हुआ था फरवरी 2023 में। पुराने करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वहाँ पर भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ और इसमें से प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो नाडी फिजी में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंदी को विश्व भर में फैलाना और हिंदी के संबंध में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो इस पर अपना कह सकते हैं कि मेहनत कर रहे हैं हिंदी के उत्थान के लिए, उन सभी को सम्मानित करना। ठीक, इस बार जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसका थीम क्या था? इसका थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, यह इसका थीम था। और भारत की तरफ से इसका उद्घाटन किया था एस जयशंकर ने। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, ये इसका फर्स्ट एडिशन है, तो संभावना है कि पूछा जाए। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में। और जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है, जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म है, इससे संबंधित भारत, क्योंकि इसका मुख्य रूप से
केंद्र है, बुद्ध धर्म का केंद्र है, ठीक है। भगवान बुद्ध यहीं पर जन्मे हैं और भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित हैं, तो उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित कल्चर का विकास करना, यह इस मीटिंग का उद्देश्य था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023, 14वां एरो इंडिया 2023। ये जो एरो इंडिया इवेंट है, इसमें विश्व भर से भारत भर के जितने भी कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स हो गए, हवाई जहाज हो गए, फाइटर प्लेन्स हो गए, इन सभी का एक प्रदर्शनी किया जाता है। और ये जो प्रदर्शनी है इस बार बेंगलोर के वायुसेना स्टेशन में किया गया था। येलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, 14वां एरो इंडिया 2023। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023। इसका आयोजन किया गया है इम्फाल, मणिपुर में। जैव संसाधन मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए यह आयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसकी चर्चा कर चुके हैं हम पहले ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम महोत्सव के बारे में शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।